थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है ज़ब्रानो केरर के केसेस के ऊपर। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं उसके ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर आई थिंक अभी तक 2 वीडियोस बना भी ली हैं। बहुत सारे लोग टिपिकल एक ही तरह के सवाल रिपीट कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिले तो मैं एक और वीडियो भी उसके ऊपर बना दूं, ताकि आप को वो चीज़ें भी एड्रेस हो जाएं। उसके अलावा अगर आज आप कॉल पे भी ज़ब्रानो के बारे में बात करना चाहते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दोज इश्यूज़ एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। जज़ाकल्लाह। काइंडली एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। मैं वालदा साहिबा के विजिट वीज़े के लिए अभी पेपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहा हूँ। आई के अभी मतलब कि वो ट्रैवल बैन अभी नहीं खुला, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था। वो रिटायर्ड टीचर हैं, 2018 में रिटायर्ड हुई थी, और उनके अकाउंट में लाइक पाक रुपीज में 5 मिलियन है। तो उनको जब रिटायर्ड हुई थी तो 18 to 20 लाख तो पाकिस्तान मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से भी मिला था। तो अब उनके अकाउंट में लाइक जो पैसे हैं वो ओवर द इयर्स वो अपनी जो सैलरी थी वो बैंक में आती रही, और वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी क्योंकि वालिद साहब घर का खर्चा वगैरह सब चला रहे। तो अब ये है कि अब वो सारी हमें स्टेटमेंट्स थ्रू आउट लाइक पीछे से 2016, 18 ये सारी करनी पड़ेगी कि स्टेटमेंट सिर्फ 6 मंथ्स की ही रिक्वायर्ड होती है? ठीक है, और कोई सवाल आपका? यही क्वेश्चन है। और दूसरा जी लास्ट वन, और ये कि लाइक पेंशन जब अब जो उनकी आ रही है कंपनी, वो क्योंकि पाकिस्तान में एवरी ईयर बजट के हिसाब से 10% इंक्रीज होता है, ठीक है। अब 2018 में जब वो रिटायर्ड हुई तो तब उनकी पेंशन जो वो पेंशन स्लिप मिली उसमें जो मेंशन किया गया है वो एक्चुअली नहीं है, क्योंकि अब तो इंक्रीज हो गई है और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर भी नहीं मिलता कि आपकी इतने परसेंट इंक्रीज हो गई है। तो वो सब कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन किया जाए कि ऐसे 10% इंक्रीज होता है। तो ये 2 क्वेश्चन है, और प्लीज काइंडली मुझे फोन जवाब दे दीजिएगा, मैं टीवी के सामने नहीं हूँ। थैंक यू सो मच आपके कॉल का। देखें, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी 6 महीने की स्टेटमेंट लगाएं, और आपने एक्सप्लेन कवरिंग लेटर में ये करना है कि भाई ये जो एप्लीकेंट हैं आपके केस में पेरेंट्स, इनका या पेरेंट, इनका ख़र्चा कैसे हो रहा है मंथली बेसिस पे, इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कौन पूरा कर रहा है, और इनके पास अपने फाइनेंसेस कैसे हैं, एंड व्हाई वुड दे कम बैक टू द होम कंट्री। सो इन पर्टिकुलर आपके केस में
उनका रिटायर्ड टीचर हैं, उनकी पेंशन लगी हुई है, बिल्कुल कवरिंग लेटर में इस बात को एक्सप्लेन करें कि इंक्रीमेंट है पेंशन की 10%, जो कि गवर्नमेंट कोई हमें उसका लेटर नहीं देती, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट आप देख लें, रेगुलर पेंशन पेमेंट्स आ रही हैं और ये पेंशन के उनके कागजात हैं। एंड देन ऑफ कोर्स कवरिंग लेटर में आप मेंशन करें कि उनकी 6 मंथ स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। सिर्फ एक बात होता है कि कभी कभी बड़े लार्ज आइटम्स जमा हो जाते हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर जस्ट बिफोर कोई एप्लीकेशन डालता है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्सप्लेन करें होम ऑफिस को कि ये लार्ज डिपॉजिट किधर से आया है और उसकी सोर्स को भी एक्सप्लेन करें होम ऑफिस को। तो इसलिए 6 मंथ्स इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। आपको 2016 से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कभी कभी लोगों के पास 2016 में बहुत पैसे होते हैं, अब 21 आ गया है, उन्होंने अब आना है, तो वो अब देखेंगे कि उनके पास कितने पैसे हैं। हाँ, अगर आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है तो 6 मंथ्स इज़ मोर देन इनफ, और साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दें। और आपको जिस तरह पता है कि इस वक्त होम ऑफिस ने होल्ड की हुई हैं एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ द रेड लिस्ट सिनेरियो इंडिया एंड पाकिस्तान की, तो मे बी आप वेट कर लें जब तक ये लिस्ट से बाहर नहीं आते, या अगर आपने फिर भी अप्लाई करना है तो बी केयरफुल, क्योंकि एप्लीकेशन होल्ड पे ही रहेगी मोस्ट लाइकली। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू फॉर आस्किंग। तारिक भाई मेरे ना 3 सवाल हैं, तो प्लीज मुझे इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, पूछें। वो पहला सवाल ये है तारिक भाई, मैं ना टैक्सी ड्राइवर हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो कोरोना में ना मैं बीमार हो गया था लास्ट ईयर अप्रैल मई, 4 मंथ के लिए जो है ना वो बेड रेस्ट पे रहा। तो जो है ना मैंने ना अपनी और ये अपनी वाइफ का ना वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं भी कल अकाउंटेंट के पास गया था, तो वो उसने ना वो मेरी जो एम्प्लॉयमेंट मेरी, क्योंकि एम्प्लॉय भी कहीं पे मैं काम भी करता हूँ, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की और उसकी इनकम जो है ना उसने मैच की, तो वो टोटल 20,000 बनी थी। तो उसने क्या कि यार थोड़ा सा चलो मैं ना वो डाल देता हूँ, आपके खर्चे ज़्यादा नहीं डालता। तो वो 19,000 पाउंड जो है ना उसने ना इनकम 19,600 उसने इनकम शो कर दिया उसमें। और उसके ऊपर उसने जो है ना वो टैक्स निकाला है, जो है ना वो 1600 टैक्स है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो टैक्स है, ये मैं वीज़ा अप्लाई करने के बाद पे कर सकता हूँ, या ये मुझे वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये टैक्स पे करना है? और कोई सवाल आपका? जी, दूसरा सवाल तारिक भाई ये है कि और मुझे ये बताइएगा कि ये अगर ये जो फीसें वगैरह हैं इसकी होम ऑफिस की, उनके बारे में भी बता दीजिएगा कि वो फीसें कितनी हैं। और तीसरा सवाल ये है कि ये जो बस यही है तारिक भाई, 2 सवाल ही है। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक फ़ीस की बात है वो 3 हिस्सों में बट की अब होम ऑफिस की फ़ीस मेनली। पहला हिस्सा होता है जब आप एप्लीकेशन भर के अगली स्टेज पे जाते हैं, तो सबसे पहले वो IHS सरचार्ज मांगते हैं, जो कि ऑलमोस्ट पर एप्लीकेंट 1560 पाउंड 1560 पाउंड रफली हो गया है। जब आप वो पे कर देते हैं तो अगली स्टेज पे एप्लीकेशन चली जाती है, जिसमें आपने एप्लीकेशन की फ़ीस देनी है, जो अबाउट 1052 है। मुझे कोट ना कीजिएगा 52 है या 82 है, बट दैट इज़ द कॉस्ट। और जब आप वहाँ से भी आगे जाते हैं तो बहुत कम केसेस में होम ऑफिस डायरेक्ट अपने पास बुला लेता है क्रॉयडन में, बट मोस्टली 95% केसेस में होम ऑफिस कहता है कि ये थर्ड पार्टी है, सोप्रा, आप इनके पास जाके हम अपनी फिंगरप्रिंट्स के लिए बुकिंग कर लें। तो उनकी जो कॉस्ट है फिंगरप्रिंट बुकिंग की वो 170 पाउंड से लेके ऑलमोस्ट 200 पाउंड है, डिपेंडिंग आपको अपॉइंटमेंट कहाँ मिले। तो अगर आप ये सारी 3 तरह की कॉस्ट को ऐड कर लें तो अबाउट राउंड ऑफ करके 2800 पाउंड्स पर एप्लीकेंट एप्लीकेशन फ़ी बन जाती है। ऑफ कोर्स अब फ़ी वेवर की तरफ अभी हम नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट टेलिंग यू द कॉस्ट। अब आ जाते हैं हम टैक्सेशन की तरफ। देखें, टैक्स पेबल या जो पे करना है उसका एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है कि आपकी डिक्लेयर्ड इनकम क्या है। तो अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम आपने टैक्स रिटर्न पे बता दी और उसके बाद किसी वजह से आप ये कहते हैं कि मेरे पास ये पैसे नहीं हैं टैक्स के देने के, और आप टैक्स जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे रीपेमेंट प्लान बना लेते हैं, तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन पे नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आपकी इनकम उन्होंने देखनी है कि क्या है। टैक्स ज़रूरी नहीं है कि पे हो जाए, आप इंस्टॉलमेंट भी उसमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, ना भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा सवाल था ये जो 5 ईयर का रूट है जो जिब्रानो के उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। हमारी वीजा है 10 ईयर के चाइल्ड के बेस पे, और वो एक्सपायर हो गई थी 24 मार्च को। हम वेट कर रहे हैं ये जो फी वेवर का हम वेट कर रहे हैं।
तो अगर फी वेवर हमारी अप्रूव हो जाती है तो हम ये 5 ईयर के रूट पे जा सकते हैं, और उसकी लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने की? और अगर ये हमारी वीजा रिजेक्ट हो जाती है 5 ईयर रूट के, तो हम 10 ईयर रूट में फिर से अप्लाई कर सकते हैं, और फी वेवर उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा कि हमें फिर से मुझे ये बता दें कि आपका बच्चा ब्रिटिश कितना अर्सा पहले बना था? वो अभी 2018 में। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ज़रा प्लीज़ गौर से सुनिएगा, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं बहुत आराम से बात समझाऊंगा। थैंक यू। देखिए मैम, जब आप फ़ी वेवर अप्लाई करते हैं और अगर फ़ी वेवर आपका अप्रूव हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास 10 वर्किंग डेज़ होते हैं उस फ़ी वेवर के ऊपर एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स की डालने पे, और अगर आप उन 10 डेज़ के अंदर उस कोड को यूज़ ना करें तो वो फ़ी वेवर ख़त्म हो जाता है, और अगर आपको फ्यूचर में दोबारा फ़ी वेवर चाहिए तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो ये तो सिनेरियो हो गया फ़ी वेवर का। अब हम आ जाते हैं ज़ब्रानो की एप्लीकेशन की डेडलाइन पे, और फिर मैं बताता हूँ कि मेरी नज़र में क्या लोगों को करना चाहिए लॉजिकली। अब आ जाते हैं ज़ब्रानो की डेडलाइन पे। इस वक्त होम ऑफिस ने तो ये बोला हुआ है कि जी जहाँ तक ज़ब्रानो की बात है आपने 30 जून से पहले अप्लाई करना है। हाउएवर इस केस के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, जिसकी अपील कोर्ट ऑफ अपील में होम ऑफिस ने फर्दर एप्लीकेशन भी डाल दी है, उस केस में होम ऑफिस ने कंसेंट ऑर्डर किया है और जज को ये कमिटमेंट दी है कि अभी हम रिकन्सिडर करेंगे कि इस केस के बाद आया हमें अपना अपेंडिक्स EU के कवानीन चेंज करने चाहिए या नहीं, और हम एक पॉलिसी निकालेंगे। और हम ये ज़रूर कमिटमेंट देते हैं कि अगले विदिन 6 वीक्स के अंदर अगर हमने किसी को पकड़ लिया जो ओवरस्टेयर है और उसने बोला जी मेरे पे ज़ब्रानो अप्लाई होता है, तो हम उसको 28 डेज़ देंगे एप्लीकेशन डालने के लिए। तो अगर इसको बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये लग रहा है कि 30 जून इज़ योर डेडलाइन, लेकिन 6 वीक्स फ्रॉम 30th ऑफ जून होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे है कि वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो इन प्रिंसिपल अगर कोई ज़ब्रानो की एप्लीकेशन डालने के बारे में सोच रहा है तो प्लीज़ अब ज़ब्रानो की एप्लीकेशन 30 जून से पहले डालें। लेकिन अगर किसी अनफोर्सीन रीज़न की वजह से आप 30 जून से पहले एप्लीकेशन नहीं डाल सकते तो देयर इज़ अ ग्रे एरिया, मीनिंग एक डिस्क्रेशनरी एरिया है जिसमें होम ऑफिस अगले 6 वीक्स तक आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। वो करे ना करे एक सेपरेट मैटर है, लेकिन कॉमन सेंस मेरी ये कह रही है कि होम ऑफिस ज़रूर इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। तो अब दो तरह के सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं लोगों के दिमाग में। पहला सवाल लोग ये कहते हैं कि जी हमें ज़ब्रानो पे एप्लीकेशन डालनी चाहिए या ह्यूमन राइट पे। मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि आप दोनों एप्लीकेशन एट द सेम टाइम चलाएं। उसकी वजह यह है कि ज़ब्रानो में होम ऑफिस क्या करेगा अभी हमें नहीं पता, बिकॉज अभी होम ऑफिस ने इस केस के बाद अपनी नई पॉलिसी निकालनी है, और होम ऑफिस ने ऑलरेडी कोर्ट ऑफ अपील में इसको चैलेंज कर दिया, और अगर होम ऑफिस उस चैलेंज को आफ्टर अ ईयर या 8 महीने बाद जीत गया, परमिशन उसको मिल गई, तो सारा रूट ख़त्म हो जाएगा। सो कहने का मतलब है कि ये अभी कंफर्म चीज़ नहीं है, लेकिन इसलिए आप एप्लीकेशन डाल दें कि कम से कम आप सिस्टम पे आ जाए ज़ब्रानो के, बिकॉज क्या पता बाद में बोलें कि हम किसी और एप्लीकेशन को ज़ब्रानो के अंदर एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे बिकॉज हमारा कट ऑफ हो गया। बिकॉज ये भी एक तरीका है होम ऑफिस का बचने का कि जी अब तो हमारा कट ऑफ हो गया, जिन्होंने डाला ठीक है, हमने उनको तो दे ही नहीं सकते। और इसलिए भी ज़ब्रानो बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। जिस तरह आपका बच्चा 2018 में ब्रिटिश हुआ, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है 5 साल का, वो बच्चा का ब्रिटिश होने के बाद काउंट होना शुरू हो जाता है, नॉट फ्रॉम द वीज़ा कह रहा हूँ, नॉट फ्रॉम द वीज़ा इन ज़ब्रानो। सो अगर टेक्निकली देखा जाए किसी के बच्चा 5 साल पहले ब्रिटिश हुआ और वो 5 साल से बच्चे को देख रहे हैं, और बेशक ह्यूमन राइट केस पे उनको 5 साल हो चुके हैं, तो टेक्निकली वो ज़ब्रानो पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन डाल सकते हैं बिकॉज 5 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन जारी बात है होम ऑफिस अभी उसका डिसीजन नहीं देगा। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर आपके पास ठीक है लीगल रिप्रेजेंटेशन के पैसे हैं या आपके पास अपना थोड़ा सा है हौसला, तो दोनों केसेस चलाएं, यानी कि ज़ब्रानो की भी एप्लीकेशन डालें एंड साथ ही आप अपनी ह्यूमन राइट एप्लीकेशन को भी परस्यू करें। अब एक और चीज़ इसमें से उठती है जो मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल किया, तारिक भाई हम 2 एप्लीकेशन तो एक वक्त में डाल ही नहीं सकते बिकॉज इमिग्रेशन रूल 34BB ये बोलता है कि अगर आपने साइमल्टेनियस एप्लीकेशंस डाली इमिग्रेशन रूल के अंदर, तो अब ज़ब्रानो भी इमिग्रेशन रूल बन गया बिकॉज ये अपेंडिक्स EU के अंडर आता है। तो अगर आप बोल रहे हैं एक तरफ कि जी अपेंडिक्स EU की एप्लीकेशन डालें जो इमिग्रेशन रूल है, और साथ ही हम ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन डालें जो ह्यूमन राइट्स रूल्स के अंदर है, 5 ईयर 10 ईयर जो भी है, तो 2 एप्लीकेशनें हो जाएंगी। तो होम ऑफिस का इमिग्रेशन रूल 34BB बोलता है आप 2 एप्लीकेशन एक वक्त में नहीं डाल सकते बिकॉज वो एक वेरी होती है और आपने एक एप्लीकेशन चूज़ करनी है।
तो होम ऑफिस ने अपने कंसेंट ऑर्डर में ये भी अंडरटेकिंग दी है कोर्ट को कि अगर किसी ने 2 एप्लीकेशन एट द सेम टाइम डाली और एक ज़ब्रानो की अंडर अपेंडिक्स EU एंड एक 10 ईयर रूट पे या 5 ईयर रूट पे अंडर अपेंडिक्स FM है, तो हम दोनों एप्लीकेशनों को ओपन रखेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि उनको कहेंगे कि आप इनमें से एक एप्लीकेशन को चूज़ करो। तो ये भी उन्होंने कमिटमेंट दिया। अब इन कमिटमेंट्स पे वो रहते हैं या आगे जाके वो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिपेंड करेगा जब नई पॉलिसी आएगी। बट बिल्कुल आप दोनों एप्लीकेशन एट द सेम टाइम डाल सकते हैं या एक एप्लीकेशन ज़ब्रानो की अभी, और जैसे ही आपका ह्यूमन राइट वाला वीज़ा जो आपको 10 ईयर रूट पे मिला है या 5 ईयर रूट पे ख़त्म होने लगा है बच्चे की बेस पे, वहाँ से भी आप आर्टिकल 8 वाली एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड आई होप मैंने इसको, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरिया ऑफ लॉ बट आई होप मैंने इसको बड़े सिंपल तरीके से समझाया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं पहले बता दूं, मुझे कान में बोला गया तारिक भाई प्लीज़ आपने आंसर ब्रेक के बाद देना है, तो आप सवाल पूछ लें ब्रेक के, तो आप वेट करेंगे मेरा, फिर मैं वापस आके आई आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा मेरा भाई क्वेश्चन है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ना 10 साल का जो रूट में वीज़ा मिला है जनवरी में, तो मैंने साइन में जाता था 2016 से। तो मेरे को एक सॉलिसिटर ने बोला है जब से आप साइन में जा रहा है तो आपका तो साइन का कोई ब्रेक नहीं हुआ, तो आप साइन से 10 साल जब हो जाएगा तब आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। ये कितना, ये कोई पॉलिसी है और ये क्या रूल है, और मुझे थोड़ा ये इसके बारे में बोलना है। ओके, मैं आपको अर्ज़ करके बता दूंगा, अगर आप माइंड ना करें। मुझे कान में भी बोला गया था कि तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम है, तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे वापस आके, बड़ा अच्छा आपका सवाल है, मुझसे कई दफ़ा पूछा जाता है, तो पहले मैं इसका जवाब दूंगा मेरे भाई एंड देन वील टेक सम मोर कॉल। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी मैं आई थिंक उनके पास कोई वीज़ा है लेकिन उससे पहले वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, ओवरस्टेयर थे, तो अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मेरा रिपोर्टिंग का पीरियड है वो लॉन्ग रेजिडेंस में काउंट होता है या नहीं। तो देखें, होता ये है कि जब आप लॉन्ग रेजिडेंस के इमिग्रेशन रूल देखें तो उसमें बड़ा क्लियरली बोला गया कि कंटिन्यूस रेजिडेंस आपकी होनी चाहिए, मीनिंग कि कोई रेजिडेंस के अंदर ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक एक्सेप्शन है ब्रेक की, जिसको हम कहते हैं इमिग्रेशन रूल 39E, जिसमें ये बोला जाता है कि आपको एक गैप की इजाज़त है, एक गैप की इजाज़त है 14 डेज़ के, वो भी जब आपके अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो जाएं और उसकी जो भी कंडीशन है 39E की वो आपको मीट करनी पड़ती है। 2016 से पहले वो गैप 28 डेज़ था और उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी। 39E के आने के बाद वो जो 28 डेज़ की रिलैक्सेशन है वो बहुत टाइट हो गई है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि 39E इमिग्रेशन रूल अप्लाई हो रहा है किसी पे, अगर किसी का गैप है और अगर उस गैप के अंदर 39E इस्तेमाल हो रहा है तो बंदा फिर अपना कंटिन्यूस रेजिडेंस मेंटेन कर सकता है। तो हर गैप के ऊपर 39E अप्लाई करना होता है। ये जो रिपोर्टिंग होती है वो इधर से बात निकली है क्योंकि होम ऑफिस की जो लॉन्ग रेजिडेंस की गाइडेंस है वो ये बोलती है कि अगर आप इम्बार्क करते हैं एयरपोर्ट के अंदर, नहीं कि आप शिप से या निकलते हैं जहाज़ से और हम आपको डिटेन कर लेते हैं और आपको एक फॉर्म देते हैं जिसको हम टेम्प्रेरी एडमिशन बोलते हैं, और उसके बाद जब वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करके आपको वापस वो वीज़ा दे देते हैं तो वो कहते हैं उस सारे पीरियड को हम लॉफुल कंसिडर करेंगे। अब उस चीज़ को लोगों ने ये बनाना शुरू कर लिया कि जी अगर आप रिपोर्टिंग पे भी जा रहे हैं और बाद में आपको ओवरस्टे होने के बाद आपको वीज़ा मिल गया है तो जी वो सारा लीगल पीरियड में आता है, तो टेक्निकली वो डेफिनेशन के अंदर लीगल पीरियड में नहीं आता। हाँ देखें, लॉन्ग रेजिडेंस में अब जो नई चीज़ें बन गई, होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है, किसी को भी वीज़ा दे सकता है सेटलमेंट का। अगर आप उस बेसिस पे जा रहे हैं कि हाँ जी मैं एडमिट करता हूँ कि मैं लॉन्ग रेजिडेंस की इमिग्रेशन रूल को मीट नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं
टाइमली मैनर पे आपको रिपोर्टिंग कर रहा था, मुझे इंडेफिनेट दे दें, तो फिर होम ऑफिस की मर्ज़ी है कि वो आपको अपनी डिस्क्रेशन पे इंडेफिनेट दे या ना दे। लेकिन ये बात गलत हो जाएगी कि आप बोलें हाँ जी मैं लॉन्ग रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट को मीट करता हूँ क्योंकि मैं ओवरस्टेयर था, लेकिन मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ओवरस्टे की रिपोर्टिंग वाज नॉट इंटेंडेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग रेजिडेंस। हाँ, कल कानून चेंज हो जाए, कोर्ट ऑफ अपील में कोई नई इंटरप्रिटेशन आ जाए कानून की, तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन तो कोई भी सेटलमेंट की डाल सकता है सेट ऑफ फॉर्म के ऊपर कि जी मुझे आप सेटलमेंट दे दें, लेकिन वो लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन नहीं होगी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। बस अल्लाह आपको खुश रखे। हम आपका प्रोग्राम हमेशा बहुत से सुनते हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला सारों को खुश रखे, आमीन 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 आमीन। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मेरे पास परमानेंट सेटल स्टेटस है यहाँ यूके में, मेरे और मेरे बच्चों के पास जी। तो वो हमें ईमेल ही आई हुई है, हमें कोई कार्ड की जरूरत है या नहीं? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं जब यूरोप अपने मुल्क वापस जाऊंगा तो मुझे यहाँ से कोई हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है अगर मैं वहाँ पे कोई हेल्थ का इशू हो जाए या नहीं, या इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी? मेरा मतलब कहने का ये बस ये 2 क्वेश्चन मेरे से। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। देखें, अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो आप उसके ऊपर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादातर मेरे पास काफ़ी मैं लोगों को जानता हूँ जिनके पास इंडियन या पाकिस्तानी पासपोर्ट है और उनका प्री सेटल स्टेटस के थ्रू या 5 साल वाला वीज़ा हो गया या इनडेफिनेट लीव टू रिमेन हो गया और वो पर्ची लेके फिरते हैं। तो उनको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्री में जा रहे हैं तो अपनी कन्वीनियंस के लिए अपना कार्ड इशू करवा लें ताकि आराम से आप एयरपोर्ट पे जाएं, कार्ड शो करें एंड मामला हल हो जाए। वरना आपको वो लॉगिन करके उनको या कोड देना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि आपका स्टेटस क्या है, तो वो आप फजूल में अपने लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो आपने ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, और अगर पाकिस्तान इंडिया से आप जाएंगे भी तो आप अपनी यूरोपियन पासपोर्ट पे आ जाएंगे, तो आपको तो इतना इशू नहीं है। जहाँ तक भाई मेडिकल का है, देखें मैं उस चीज़ को डील नहीं करता कि अगर आप अपनी होम कंट्री में जाएंगे तो वो आपको मेडिकल फैसिलिटी देंगे या नहीं। हाँ, यूके में ये है कि अगर आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं है एनी मोर तो आप फ्री NHS को नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वो आपको एक्सपैट कंसिडर करते हैं, बेशक अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न भी हैं। तो अगर ये चीज़ यूरोपियन कंट्री भी अप्लाई करता है तो उसका मुझे नहीं पता बिकॉज हमारी इमिग्रेशन यूके की, हम इसकी बात करते हैं। तो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू चेक। लेकिन अगर आपका रेजिडेंसी है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लें। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारक भाई, एक सवाल का जवाब पूछना है आपसे। जी जी। वो ये कि मैं नेशनल एक्सेंस फैमिली मेंबर हूँ और हमें इधर 5 साल हो गए हैं और मैंने पिछले वीक इंडेफिनेट अप्लाई किया हुआ है इंडेफिनेट कार्ड के लिए। तो पूछना ये है कि जो जून से पहले वाला जो कार्ड एक्सपायर होना था वो हमने नहीं अप्लाई किया क्योंकि हमने ऑलरेडी इंडेफिनेट अप्लाई कर दिया। क्या ये ठीक है? थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। देखें, पहली बात है जो पुराने वीज़े थे ना सारों के पास, वो थे EA रेगुलेशन 2016 के, जिसमें लिखा हुआ है EA फैमिली परमिट। 30 जून के बाद वो वीज़े ख़त्म हैं, चाहे वो आपके पास अभी उस पर 2-2, 3-3 साल का टाइम भी पड़ा हुआ है। हर एक ने नया कार्ड अपना लेना था EU सेटलमेंट स्कीम के अंडर, जो आपकी प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन है। एक जब से ये सिस्टम निकला है ना नया EU सेटलमेंट स्कीम का, मैं सोचता हूँ जिसने ये बनाया है पता नहीं क्या सोच के बनाया है, बिकॉज बहुत ही कंफ्यूजिंग बनाया है। बिकॉज मैं लोगों को बोलता हूँ आप अप्लाई करें, इंडेफिनेट की भी यही एप्लीकेशन है, 5 साल वीज़े की भी यही एप्लीकेशन है, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं तारिक भाई प्री सेटल में भी यही है। हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन एक ही है, चाहे आप वो इंडेफिनेट के लिए डालें या 5 साल के वीज़े के लिए डालें। तो एज लॉन्ग एज मैम आपने EU सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन डाली हुई है, यू फाइन, आपको इस कार्ड को रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज अगर आपने करवा भी लिया और उन्होंने नया 5 साल का दे भी दिया तो 30 जून के बाद वो काम नहीं करेगा। तो आपने हर हाल में प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करना है 30 जून से पहले। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई मुझे ये बताएं हम इंडेफिनेट अप्लाई करें या 5 साल का वीज़ा अप्लाई करें। अब मज़े की बात बताने लगा हूँ, यही गवर्नमेंट ने बड़ी कन्फ्यूजन मचाई हुई है इसका ये नाम दे के प्री सेटल स्टेटस। आप ये भूल जाएं कि आप 5 साल का अप्लाई करें या इंडेफिनेट अप्लाई करें,
आप अप्लाई करें EU सेटलमेंट स्कीम। होम ऑफिस खुद आपका रिकॉर्ड चेक करके बता देगा कि हम आपको इंडेफिनेट दे रहे हैं या 5 साल का वीज़ा दे रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको इंडेफिनेट मिलना चाहिए बिकॉज आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, तो वो जो एविडेंस में अपलोड वाली टैब है उसमें सारा एविडेंस अपलोड करें, कवरिंग लेटर उसमें अपलोड करें कि इस बेसिस पे मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि मुझे इंडेफिनेट मिलना चाहिए, मुझे 5 साल का वीज़ा ना दें आप। तो वो फिर उस तरीके से वो सिलेक्ट करके आपको अप्रोप्रिएट वीज़ा दे देंगे। अब जिस तरह एक और मुझे कोई कह रहा था, तारिक भाई मुझे 3 साल हो गए EU 2016 की एप्लीकेशन पे, अब मुझे 5 साल का देंगे तो मैं इंडेफिनेट कब अप्लाई करूँगा? 2 साल पुराने, नया 5 साल का वीज़ा होगा, 2+3 ऐड करके जब 5 साल पूरे हो जाएंगे आप दोबारा अप्लाई करेंगे। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं जी कहाँ अप्लाई करेंगे, तो अभी तक तो होम ऑफिस नहीं कहा कि दोबारा EU सेटलमेंट स्कीम के थ्रू ही अप्लाई करके आप सेटलमेंट लेंगे। तो ये मैं वैसे एक एक्स्ट्रा चीज़ लोगों को बता रहा था, आप फिक्र ना करें, एज लॉन्ग एज आपने EU सेटलमेंट स्कीम अप्लाई की है, अल्हम्दुलिल्लाह यू शुड बी फाइन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं बिल्कुल खैरियत से। तारिक भाई मेरा सवाल ये है कि मैंने असाइलम किया था 2006 में जी। तो 2010 में मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने फ्रेश क्लेम डाला था लिवरपूल में 2010 में, और 2012 में मुझे होम ऑफिस ने कहा कि हम आपको लेगेसी में 3 साल की लीव दे रहे हैं। ठीक है। 2015 में उन्होंने मुझे वीज़ा इशू किया। 2018 में मैंने जब एक्सटेंशन अप्लाई की तो मैंने उनको कहा कि मेरा पीछे वाला टाइम अकाउंट करें, जो है ना मुझे इंडेफिनेट दें। तो होम ऑफिस ने मुझे इंडेफिनेट दे दी। उन्होंने कहा हम पीछे वाला टाइम अकाउंट करते हैं और इंडेफिनेट देते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि मेरे जो है ना 10 साल पूरे रह गए हैं, वो जो उन्होंने पीछे वाला टाइम अकाउंट किया है, तो क्या मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? जो है ना मुझे ये ज़रा ठीक है। कंफ्यूजिंग है। थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का। देखें नॉर्मली ये होता है कि जब आपको पहला वीज़ा मिला था उस ज़माने में डिस्क्रिशनरी लीव 3+3 मिलती थी, और जब आपके 6 साल होते थे आपको इंडेफिनेट मिलता था। तो जो आपकी पहली डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी आपने कहा 2012 में, वो चेक कर लें बिकॉज उसके बाद आपने कहा मुझे 3 साल का मिला, फिर 3 साल का मिला और फिर 6 साल बाद आपको इंडेफिनेट मिल गया। तो जो पहली डिस्क्रिशनरी लीव थी आपकी, नॉट उससे पहले जो फ्रेश क्लेम चलता रहा या असाइलम चलता रहा, नो, जब आपको स्टैंप हो गया वीज़ा पहला और उसके बाद आपने कहा मुझे कंटिन्यूसली एक और लीव मिली 3 साल की और फिर मैंने इंडेफिनेट ले लिया, उधर से 10 साल आप काउंट कर लें। सो अगर वो डेट थी से सितंबर 2012 की, तो सितंबर 2022 में आप नेशनैलिटी अप्लाई करें तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि जब वो पिछला 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई एडवर्स फाइंडिंग इमिग्रेशन के तहत आपके ख़िलाफ़ नहीं निकलेगी, बिकॉज आपके पास पूरे उन 10 सालों में वैलिड लीव थी और कुछ सालों के लिए तो इंडेफिनेट था उसके अंदर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तारिक भाई मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि मेरे वाइफ और मेरा एक बेटा है, उनको डिपेंड करते हैं मुझ पे, तो क्या उनको यूरोप जाने के लिए, मिसाल के तौर पर मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है, तो स्पेन जाने के लिए उनको वीज़े की ज़रूरत होगी? एक तो ये सवाल है। और दूसरा ये है कि मेरे बच्चों ने दोनों वाइफ और बेटे के पास जो वो EU सेटलमेंट स्कीम का जो वो वाला कार्ड है, वो उस पे वो लिखा हुआ है EU सेटलमेंट स्कीम, तो वही कार्ड चलेगा या हमें आगे जाके उसको चेंज करवाना पड़ेगा? ऑलराइट। तो ये सवालों के जवाब दे दें, जबकि इनके पास दोनों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। देखें जो आसान है, पहले मैं वो अर्ज़ कर दूं कि अगर EU सेटलमेंट स्कीम आपके पास है वीज़ा, तो आपको कोई अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं। मैं रिपीट करता हूं, EU सेटलमेंट स्कीम, तो हर वीज़ा जिस पे लिखा हुआ है EU सेटलमेंट स्कीम वाला, आपको अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं, आपके पास करेक्ट पेपर वर्क है। जहाँ तक बात है जाने की, देखिए हम लोग इमिग्रेशन, ये जो शो है ये UK इमिग्रेशन है, बाहर की नहीं। पहले ज़माने में ये होता था कि अगर आप अपने होम कंट्री में लेके जा रहे हैं तो आप उनको साथ ले जा सकते थे, बाकी यूरोप के लिए उनको वीज़ा चाहिए था। अब हम लोग यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गए हैं, तो आई थिंक अब हर एक के लिए आप वीज़ा ही ले लें तो बेहतर है। क्यों? लेकिन हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ आप उनको ले जाना चाहते हैं आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लें। अगर आप उनको अपनी होम कंट्री लेके जा रहे हैं जहाँ के आप नेशनल हैं, तो आई थिंक वो अभी भी अपने आपको आपके स्पाउस को साथ लाने देते हैं, बट प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, बिकॉज हमारा शो का फॉर्मेट है कि हम इधर वाली बात करते हैं, UK के अंदर और आने वाली, किसी और कंट्री में जाने वाली प्लीज़ उनकी वेबसाइट पे आप चेक कर लें। मैं कोई गलत चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ।
तारक साहब, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना, मुझे आपको मुबारकबाद देनी है आपकी और आपकी टीम को। आपका प्रोग्राम मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, और हमारी पूरी फैमिली को, और मुझे मिल गया है लास्ट वीक BRP कार्ड मिल गए फैमिली बेस पे। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स, और आपके 2.5 पाउंड मार्केटिंग के आपको पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। ओके सर, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर, मैं तारिक साहब से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें भाई। सर, बेसिकली मेरा एक ही सवाल है कि मैं अपने छोटे भाई के लिए जो है ना, वो पाकिस्तान में है, तो उसके लिए वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? थैंक यू सो मच। मुझे अगर कोई कंपनी जॉब ऑफर कर दे तो फिर इजी है। थैंक यू सो मच भाई आपके कॉल का। देखें, अब वर्क परमिट बहुत आसान हो गया है। अगर कोई बोनाफाइड कंपनी आपके भाई जब वो अप्लाई करते हैं जॉब उनके लिए और वो उनको कॉस्ट इशू करके दे दे, तो बिल्कुल वो आ सकते हैं इस मुल्क में। बस एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपकी अपनी कंपनी है और आप ख़ुद की होल्डर हैं, तो आप अपने भाई को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, क्योंकि होम ऑफिस की जो पॉलिसी है वर्क परमिट के ऊपर, यानी कि Tier 2 के ऊपर, स्किल्ड वर्कर जिसको अब हम कहते हैं, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव को स्पॉन्सर करेंगे तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो कंपनी के अंदर की कॉन्टैक्ट या जो कॉस्ट का जो आप समझ लें ऑथराइजिंग ऑफिसर होता है, वो अपने रिलेटिव को इशू कॉस्ट नहीं कर सकता। तो अगर आप बात ये कर रहे हैं कि कोई और कंपनी है और आपका भाई उधर जॉब अप्लाई करे और वो कंपनी उसको कॉस्ट इशू कर दे और उनकी कोई आपस में रिलेटिव नहीं है वो आपस में, देन ऑफ कोर्स अब बहुत आसान हो गया है स्किल्ड वर्कर का इस मुल्क में आना, एज लॉन्ग एज जो जॉब क्रिएशन है वो जेन्युइन है और स्किल लेवल जो उसका है जिस जॉब के लिए वो आ रहा है वो जेन्युइन है, बिल्कुल वो वीज़ा देते हैं। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे कान में बताया जाता है कि तारिक भाई अभी ब्रेक का टाइम हुआ है। मैं सोच रहा था आज काफ़ी ज़्यादा सवाल ज़बरानों के आए, बट अपेरेंटली सिर्फ 2 आए थे। बट एनीवे, लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे वापस आके वुड बी आवर लास्ट सेशन, सो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो तारिक सर, कैसे हो? मैं बिल्कुल खैरियत से। मुझे सवाल था वो जिब्रानो के रिलेटेड, कुछ कंफ्यूजन है। तो एक्चुअली हमारा ऐसा है कि हमारा फी वेवर अप्लाई किया हुआ है और वीजा एक्सपायर हो गया है और हमें अभी मैं जिब्रानो डाल सकता हूँ? अगर डालता हूँ तो उसकी फीस क्या रहेगी और अगर हम दोनों में से एक कोई डाल सकता है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। ज़ब्रानो बेहतर है आप दोनों डालें, मियाँ बीवी, और ज़ब्रानो की कोई फ़ीस नहीं है और आप बिल्कुल डाल सकते हैं। और जब उधर से आपका फ़ी वेवर का जवाब आ जाए और अगर फ़ी वेवर आपको मिल जाए तो वो एप्लीकेशन भी डाल दें ह्यूमन राइट की। अगर आपको फ़ी वेवर नहीं मिलता ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन पे तो फिर आपने एक डिसीजन लेना है कि आया हम ज़ब्रानो वाली फ़ाइल पे ही बैठे रहें या हम ह्यूमन राइट के भी पैसे दे के उसको भी अप्लाई कर लें। बिकॉज यू कैन चूज़। और आप कहें कि अच्छा जी क्योंकि वो फ़ी वेवर हमें दे नहीं रहे, हम ज़ब्रानो की केस पे बैठे रहेंगे। अब आपको कितना अरसा बैठना पड़ेगा उसके ऊपर डिसीजन के लिए हमें नहीं पता, बिकॉज होम ऑफिस ने उस केस को चैलेंज कर दिया। खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है कि होम ऑफिस अपना केस जीत जाए और ये सारा मामला वापस ज़ीरो पे चला जाए। फिर ज़ाहिर बात है वो आपको मौका देंगे कि अब आप ह्यूमन राइट पर दोबारा एप्लीकेशन डाल लें, क्योंकि आपकी ज़ब्रानो एप्लीकेशन
कामयाब नहीं हो सकती, हम कोर्ट में अपना केस जीत गए हैं। लेकिन मौका ज़रूर देंगे उन लोगों को जो ज़बरानों के लिए वेट करें, लेकिन एप्लीकेशन जिन्होंने डाली हुई है कि वो किसी और रूट पे चले जाएं अगर होम ऑफिस जीत गया कोर्ट में ये केस। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। सर अच्छा एक क्वेश्चन आपसे करना था कि लास्ट ईयर सेम डे मेरा ना इंडेफिनेट हुआ था, तो अब आज तकरीबन पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया मुझे। लेकिन इस 1 साल में सर मैं ना तकरीबन 3 महीने और 22 दिन ना पाकिस्तान में मैंने गुजारे हैं, बैक कंट्री में। तो अब मैंने आगे अपनी ना पासपोर्ट की एप्लीकेशन डालनी है। प्लीज़ ज़रा एक तो इस पे भी वजाहत कर दें कि कितना टाइम इन एंड आउट बंदा रह सकता है, और दूसरा ये बता दें कि ये प्रोसीजर कहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। तो प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच भाई। देखें, जहाँ तक बात है स्टेप्स की, आप पहले नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं और फिर वो आपको डिसीजन दे देते हैं कि अभी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी, और फिर आप काउंसिल को उस अप्रूवल लेटर के साथ कांटेक्ट करते हैं और काउंसिल आपको बुलाता है, और जिस दिन काउंसिल आपको बुलाता है उस दिन आपकी ओथ सेरेमनी होती है, और फिर आप उसी दिन से ब्रिटिश सिटीज़न कहलाते हैं, बिकॉज वो आपको एक नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं। सर्टन काउंसिल्स आजकल नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट उस वक्त नहीं दे रहा कोविड की वजह से, तो 2-3 दिन बाद आपको इशू होता है। लेकिन जिस दिन आपके पास नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाता है ओथ लेने के बाद, उस दिन से आप ब्रिटिश नेशनल बन जाते हैं। पासपोर्ट बेशक आप बाद में अप्लाई करें या ना भी अप्लाई करें, लेकिन ज़्यादा लोग ज़ाहिर बात है पासपोर्ट भी अप्लाई करते हैं। तो दैट इज़ द थर्ड स्टेज, यानी कि नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन, ओथ के साथ यू बिकम ब्रिटिश नेशनल सिटीज़न इन अदर वर्ड्स, एंड देन आप पासपोर्ट आपका अप्लाई करते हैं। दिस इज़ 3 स्टेप प्रोसेस। कोविड की वजह से आजकल 8 to 9 मंथ्स इसमें लग रहे हैं। कुछ लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, लेकिन क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो काउंसिल वाले नहीं ले रहे थे ओथ सेरेमनीज, तो वो सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी, यानी कि उधर से अप्रूव हुआ था होम ऑफिस से, लेकिन काउंसिल नहीं बुला रही थी ओथ के लिए। लेकिन अब आई थिंक थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट। तो वो ये प्रोसेस है। जहाँ तक बात है मुल्क से बाहर रहने का, डिपेंड करता है कि आप 3 ईयर रूट पे या 5 ईयर रूट पे नेशनलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज जो 3 ईयर रूट होता है वो उन लोगों के लिए जिनको इंडेफिनिट मिला है, लेकिन वो किसी ब्रिटिश के साथ शादीशुदा है, तो उनको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इमीडिएटली नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू 3 साल वो इस मुल्क में हो। जिनकी ब्रिटिश सिटीज़न से शादी नहीं है वो 5 ईयर रूट पे अप्लाई करते हैं, जिसमें एक शर्त ये है कि उनके इंडेफिनिट को 1 साल हो चुका हो, एंड लास्ट 5 ईयर्स में दे वो इन दिस कंट्री, यानी कि जिस डेट को आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं एग्जैक्टली उस डेट को यू इन दिस कंट्री। जहाँ तक बात आती है फिर एब्सेंसेस की, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि एक सर्टन डेज हैं जो आप एब्सेंट हो सकते हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर, और उसके अलावा 5 सालों के अंदर, और जारी बात इन पर्टिकुलर ईयर अगर आप 6 महीने से ज़्यादा एब्सेंट हैं, दैट कैन क्रिएट एन इशू। और जो लास्ट ईयर है उसमें 90 डेज़ नॉर्मली बोलते हैं, विच कैन बी स्ट्रेच टू 100 डेज़। तो वो जो डिस्क्रेशन एब्सेंसेस की, वो मुझे इस तरह ज़बानी अभी याद नहीं है, लेकिन यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट गाइडेंस। गाइडलाइन जो नेशनैलिटी की, जो आप समझ लें होम ऑफिस की वेबसाइट पे नेशनलाइजेशन की जो गाइडलाइन है, उसी के अंदर डेज़ का भी मेंशन है कि कितने अलाउेबल एब्सेंसेस हैं आपको इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो वो जो डेट काउंट होनी शुरू होती है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से दे गो बैक 5 ईयर्स, और उसमें वो देखते हैं। एंड द सेकेंड सिनेरियो इज़ द लास्ट 12 मंथ्स एप्लीकेशन के। तो वो मुझे वो जिस तरह मैंने आपको बोला 90 डेज़ एंड देन द रिलैक्सेशन इज़ अप टू 100 डेज़, स्लाइटली ओवर देन 100। मुझे भी पॉलिसी इस तरह ज़बानी याद नहीं है, but these are the things you have to be careful. लेकिन वो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, you'll find that policy over there. So thank you so much आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, मैं डडली से बात कर रहा हूँ। जी उमैर जी, मैंने पता करना, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने अप्लाई किया फरवरी में ना इसके लिए वर्क परमिशन के लिए, क्योंकि मैं एसाइलम सीकर हूँ और मुझे 1.5 साल हो गया है, अभी तक मेरा डिसीजन वो आया नहीं है। और 7-8 मंथ्स हो गए मेरा जो है ना वो इंटरव्यू हुआ है, मेन इंटरव्यू, तो अभी तक मेरा कोई डिसीजन आया भी नहीं। और मैंने फरवरी में अप्लाई किया था वर्क परमिशन के लिए, तो मतलब उसके वो 3 महीने का टाइम होता है, लेकिन उससे ऊपर काफ़ी टाइम हो चुका है, वो अभी तक वो आया नहीं। और दूसरे एक ये क्वेश्चन है कि अगर वो दोबारा मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, उनसे दोबारा पूछ सकता हूँ कि अभी तक वो क्यों नहीं आया, क्योंकि बाकी लड़कों के आ चुके हैं। ओके, थैंक यू। प्रीजन भी काटी हुई है इसके डिटेंशन सेंटर में। ओके, और जी, और दूसरा मेरा ये था एक और क्वेश्चन के
मेरी जो पार्टनर है वो ब्रिटिश सिटीजन है और स्कूल में जॉब करती है, उसके लिए अगर मैं उसके साथ मतलब अभी शादी करता हूँ तो क्या इसके लिए मेरे केस पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात है वर्क परमिशन की, देखें वो कंडीशन तो ये वर्क परमिशन की कि 1 साल हो चुका हो केस पेंडिंग, तो फिर वो आपको वर्क की परमिशन देते हैं। तो अगर आपका केस पेंडिंग 1 साल से ऊपर हो गया, वर्क की परमिशन अप्लाई की, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, तो बाय ऑल मीन्स आप उनको दोबारा अप्लाई नए सिरे से भी कर सकते हैं, या उन्हीं को रिमाइंडर भेजें कि जी मैंने इस डेट को एप्लीकेशन डाली थी, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया, या अपने MP से बोलें और वो उनको कॉन्टैक्ट करेगा। सो आइदर वे यू कुड डू न्यू एप्लीकेशन, चेस अप द ओल्ड एप्लीकेशन MP के थ्रू, आइदर वे वो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज लॉन्ग एज आप जो पॉलिसी रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सकते हैं कि 12 मंथ हो गए हैं आपको एप्लीकेशन पेंडिंग हुए। जहाँ तक बात है कि माशाल्लाह अब आपकी एक ब्रिटिश नेशनल के साथ रिलेशनशिप है, देखें असाइलम आपने इस बेस पे किया कि मेरी जान को ख़तरा है, मैंने तो आपके केस को पढ़ा नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ब्रिटिश नेशनल होने से आपके केस पे, पार्टनर होने से आपके केस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये ज़रूर आपको अलबत्ता बता सकता हूँ कि अगर आप ह्यूमन राइट के केस की बात करें और आपके पास एक ब्रिटिश सिटीज़न पार्टनर है, पार्टनर की डेफिनेशन ये है कि या उनसे आपकी कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी हो चुकी है, ओ यू बिन लिविंग टुगेदर फॉर 2 years, तो फिर क्योंकि आप ओवरस्टेयर हैं, शादी के बाद भी आपको इनसमाउंटेबल टेस्ट या एक्सेप्शनल सिनेरियो वाला टेस्ट, क्राइटेरिया वाला टेस्ट मीट करना पड़ेगा। लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मैं जब मिलता हूँ कि जी अब तो मेरी ब्रिटिश नेशनल से शादी होगी, मुझे वीज़ा मिल जाना चाहिए। नो, बिकॉज आप ओवरस्टेयर रह चुके हैं या हैं, और आप अब अनलेस आपको असाइलम पे वीज़ा मिल जाए फिर बात डिफरेंट है, लेकिन अगर आप शादी भी कर लेते हैं तो आपको फिर भी इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का टेस्ट या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का, जिसको हम रूल में EX एक्सेप्शंस बोलते हैं इमिग्रेशन रूल में, उनमें से एक टेस्ट को मीट करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि मेरी पोती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में शादी करना चाहती है मेरे एक नेफ्यू के साथ, वो वहाँ स्टूडेंट है, तो उसके बारे क्या हो सकता है? वो वहाँ जाकर रह सकती है, शादी कर सकती है? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी फैमिली में शादी का। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इमिग्रेशन UK की करते हैं। आपकी पोती ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकती है, उस लड़के के साथ रह सकती है नहीं, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का मुझे नहीं पता, तो मैं उस पर कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। सो डू अपोलोजाइज फॉर दैट। अब मुझे बताया जाता है कि तारिक भाई आपने रिक्वेस्ट की थी कि शो ख़त्म करने से पहले आप थोड़ा सा ज़बरानों के ऊपर बोलना चाहते हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से अभी हमारे शो में थोड़ा सा टाइम रह गया, तो मैंने उनको कहा था कि और कोई कॉल्स ना लें, मुझे थोड़े से 5-6 मिनट्स दे दे ज़बरानों के ऊपर बात करने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे ना पूछे गए ज़बरानों के ऊपर। तो अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं ज़बरानों का, तो मैं थोड़ा सा आपको समरी दे दूँ। नंबर 1 कि होम ऑफिस ने ये बोला है कि प्लीज़ 30 जून से पहले आप एप्लीकेशन ज़बरानों की डाल लें, बट एट द सेम टाइम होम ऑफिस ने ये बोला है कि हम एक तरह से डिस्क्रेशनरी आपको मौका देंगे 6 वीक्स का आफ्टर द 30th जून कि आप ज़बरानों की एप्लीकेशन डाल दें, बट डोंट टेक दैट एज अ प्रॉमिस। प्लीज़ अगर आप ज़बरानों की एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो 30 जून से पहले डाल लें। अगर आप 30 जून से पहले नहीं डालेंगे तो फिर आप होम ऑफिस की डिस्क्रेशन के ऊपर हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन अगले 6 वीक्स के अंदर एक्सेप्ट करे या ना करे। तो अगर डाल रहे हैं तो 30 जून से पहले डालें, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 थिंग, होम ऑफिस बिल्कुल एक पॉलिसी अभी निकाल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं बेस्ड ऑन दिस जो अभी रीसेंट केस आया है, और होम ऑफिस ने जिसकी अपील भी कर दी है। अब वो पॉलिसी में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता जब तक वो पॉलिसी नहीं निकलेगी। तो जैसी वो पॉलिसी निकली आई विल इन्फॉर्म यू, और हम उस पॉलिसी की बेसिस के ऊपर आगे आई डू अ शो एंड आई इन्फॉर्म यू। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो लोग मुझे कह रहे थे कि तारिक भाई आया हम अगर ज़बरानों पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो हम ज़बरानों की एप्लीकेशन के साथ ह्यूमन राइट भी एप्लीकेशन चला सकते हैं या नहीं। द आंसर इज़ येस। अगर आप ज़बरानों की एप्लीकेशन डाल रहे हैं और साथ ही अपनी ह्यूमन राइट की भी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, या बाद में डालना चाहते हैं जब आपका वीज़ा ह्यूमन राइट का ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल डालें। बिकॉज ज़बरानों की एप्लीकेशंस में कितना टाइम लगेगा किसी को भी नहीं पता, बिकॉज होम ऑफिस इस केस को आगे भी जाके फाइट कर रहा है। तो आई होप ये जो मैंने अभी आपको चीज़ें बोली हैं इनसे आपको फ़ायदा मिले, बिकॉज ये सवाल मुझसे कॉमनली बहुत पूछे जाते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पूछना है कि मेरी डेफिनेट तो लगी हुई है, मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो उनके लिए क्या क्या कोर्स करने पड़ते हैं मुझे?
देखिए ब्रिटिश पासपोर्ट जब अप्लाई करते हैं तो नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन है जो आपको भरनी पड़ती है। जो एक मेन डिफरेंस है नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन में, जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कि पुराने फॉर्मों में ये होता था कि आप रेफरीज़ से पहले कोई डिटेल नहीं लेते थे, फॉर्म फिल करते थे, रेफरी के पास फॉर्म लेके चले जाते थे और रेफरी अपनी डिटेल्स उसमें भर देता था। अगर आप ऑनलाइन नेशनलाइजेशन का फॉर्म भर रहे हैं तो अब मेन इशू ये कि रेफरीज़ की डिटेल्स आपको पहले से चाहिए, जिनमें उनका पासपोर्ट नंबर, उनका घर का एड्रेस, काम का एड्रेस, मोबाइल एंड टेलीफोन नंबर, और कब से वो आपको जानते हैं, दोज आर द थिंग्स, और ईमेल, दीज आर द थिंग्स यू विल रिक्वायर। तो वो फिर आप जब रेफरीज़ की इन्फॉर्मेशन डाल लेंगे फॉर्म के ऊपर तो फिर वो प्रिंट आउट हो सकता है जो आप उनको दे सकते हैं साइन के लिए। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है, देखें जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है कि आप मेक श्योर कर लें 10 ईयर्स आपकी क्लीन हिस्ट्री थी, मेक श्योर कर लें इंग्लिश टेस्ट आपके पास हैं दोनों, एंड देन यू मेक द एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन डालते ही एंड में एक आपको चेक लिस्ट मिल जाती है, एंड जस्ट सिंपली फॉलो द चेक लिस्ट। वो चेक लिस्ट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है नेचुरलाइजेशन की, एंड जो चेक लिस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वो आप प्रोवाइड करके दे दें। तो ऑन टॉप ऑफ माई हेड तो हर एक की डिफरेंट चेक लिस्ट निकलती है, मुझे पता नहीं है, बट इट इज़ नॉट आप वो कहते हैं ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डिटेल चेक लिस्ट नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल चेक लिस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बस उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मेरे ख्याल से शायद हमारे पास टाइम है कि हम एक और कॉल ले लें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई। मुझे आपसे एक बात मालूम करनी थी कि मेरे पास ये यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है और मैं यहाँ पर रहता हूँ बेलफास्ट में, नॉर्थन आयरलैंड में। तो मैंने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करना था, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो मैंने बहरहाल वो अपना टीवी लाइसेंस बनवाया था, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे टीवी लाइसेंस को, तो नवंबर की डेट से है वो। ठीक है, तो ये बात मालूम करनी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अप्लाई करें 30 जून से पहले, और वो ख़ुद आपसे रब्ता करते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ दे दें कि यू आर प्रेजेंट इन दिस कंट्री प्रायर, यानी कि जो आप डेट ऑफ एंट्री बोलते हैं। तो अक्सर लोग मुझे कंफ्यूज होते हैं तारिक भाई। देखें पहली बात है कि अगर आप जहाँ रह रहे हैं टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर नहीं है आप किसी दोस्त के पास रह रहे हैं तो फिर आप कोई तस्वीरें अपनी खींच सकते हैं, आप अपने दोस्त से विटनेस स्टेटमेंट ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर, सॉरी मैं कह रहा था 30 दिसंबर से पहले आप इस मुल्क के अंदर हैं। माय अपॉलॉजीज़, 30 जून मैंने अगर गलती से बोल दिया, बिकॉज अगर आप प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करें बीइंग ए यूरोपियन नेशनल, होम ऑफिस ये चाहता है कि आप 30 दिसंबर से पहले इस मुल्क के अंदर आ गए थे। तो अक्सर लोगों के पास, क्योंकि वो ऐसे मीन से आते हैं कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो फिर आपको अगर कोई तस्वीर किसी के साथ खिंचवाई थी या वो कोई शख्स आपके साथ था जो आप इधर आए थे 30 दिसंबर से पहले, वो अपनी विटनेस स्टेटमेंट दे दे तो वो होम ऑफिस कंसिडर करेगा। और अगर फिर भी होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करता है दैन ऑफ कोर्स आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जारी बात है द ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज कि 30 दिसंबर से पहले आप इस मुल्क में, तो फिर वो जज डिसाइड करेगा कि आपका दोस्त सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, जो भी आप विटनेस लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस टुडे। मैं क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप भी मांगा था पीछे अनिल से कि मुझे थोड़ा टाइम दे दें कि मैं ज़ुबरानों के बारे में जो 2-3 सबसे कॉमन सवाल हैं मैं वो जवाब दे दूं। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि मुझे उसका भी टाइम मिल गया। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आपसे अब मुलाकात अगले हफ्ते होगी। अल्लाह हाफ़िज़।